नमस्ते एवरीवन। योग के महाकुंभ और महापर्व के रूप में जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, इस महाकुंभ के लिए भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक व्यापक स्तर पे तैयारियां होती हैं और व्यापक स्तर पे योग का अभ्यास भी किया जाता है। किंतु योग के अभ्यास के क्रम में हम कुछ असावधानियां या किसी भी प्रकार के अन्य अव्यवस्थाएं उत्पन्न कर लेते हैं। उन सब से बचने के लिए आज हम इस वीडियो में उपस्थित हुए हैं कि योगा डे का प्रोटोकॉल क्या है और उन प्रोटोकॉल के कौन कौन से अभ्यास हैं, कितनी कितनी बार हमें करना चाहिए, उनको करने में हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए और उनको करने से हमें क्या लाभ होंगे। इन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जो भारत सरकार का प्रोटोकॉल है उसको ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बना रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप ये जान पाएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रोटोकॉल क्या है और उस दिन हमें किस तरीके के योग के अभ्यास को करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मंत्र के साथ। इस प्रोटोकॉल का शुरुआती क्षण मंत्र है, प्रेयर है। उसके लिए सबसे पहले दोनों हाथ की हथेलियों को आपस में मिला करके अपने हार्ट के पास, अनाहत चक्र के पास रखेंगे। आंखें बंद करेंगे, सांसों का ध्यान करेंगे, अपने भीतर के गुरु सत्ता, ऋषि सत्ता, ईश्वरीय चेतना को प्रणाम करते हुए अपने शीश पे उनका आशीष लेते हुए योगा डे प्रोटोकॉल के इस प्रेयर को प्रारंभ करेंगे। एक लंबी श्वास। ओम संगच्छत्वं संवदध्वं सन्नो मनसि जानेताम् देवा भागे यथा पूर्वे संजानाना उपासते। अब यहीं से इस मंत्र के साथ उस गुरु सत्ता, उस ऋषि सत्ता को प्रणाम करके आज के योगाभ्यास के लिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रोटोकॉल के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। दोनों हाथ की हथेलियों को आपस में घर्षण दीजिए, आइस पे लगाइए और अपने स्थान पे आप सभी खड़े हो जाएंगे। आसनों के क्रम में सबसे पहला आसन करेंगे ग्रीवा शक्ति विकासन। इसके लिए सबसे पहले अपने दोनों पैरों में 2 से 3 इंच का गैप रखेंगे। उसके बाद अपने दोनों हाथ को इस प्रकार से कमर के ऊपर रखें। कंफर्टेबली अपनी कमर के पास प्लेस कर दें। स्पाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी और सामने की तरफ दृष्टि होनी चाहिए। श्वास को भरते हुए यहाँ से धीरे धीरे अपनी गर्दन को पीछे की तरफ ले जाएं। और श्वास को छोड़ते हुए अपनी गर्दन को धीरे धीरे नीचे की तरफ ले आएं। इस प्रकार से यह एक चक्र पूर्ण हुआ। ऐसे ऐसे आप 2 और राउंड का अभ्यास कर सकते हैं। अगले गर्दन के अभ्यास में है नेक की साइड बाय साइड बेंडिंग। सांस को छोड़ते हुए साइड में अपनी गर्दन को झुकाएंगे। जहां तक कंफर्टेबली ले जा सकते हैं ले जाएं। बहुत ज्यादा खिंचाव ना दें अपनी गर्दन पे। फिर सांस को भरते हुए बीच में आएंगे। फिर श्वास को छोड़ते हुए साइड में दूसरे साइड अपनी गर्दन को ले जाएंगे। फिर श्वास भरते हुए बीच में। साइड बाय साइड बेंडिंग का एक चक्र पूर्ण हुआ। इसके साथ ही साथ आप 2 और चक्रों का अभ्यास कर सकते हैं, 2 और राउंड कर सकते हैं। गर्दन के अभ्यास के क्रम का अगला अभ्यास है साइड नेक ट्विस्टिंग, जिसमें अपनी गर्दन को साइड में ट्विस्ट करते हुए राइट साइड पूरा ले जाएंगे। वापस सांस को भरते हुए बीच में ले आए अपनी गर्दन को। फिर सांस को छोड़ते हुए दूसरी साइड ट्विस्ट कराने का प्रयास करेंगे। वापस सांस को भर करके धीरे धीरे अपनी गर्दन को बीच में ले आएंगे। अब अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है ग्रीवा संचालन आसन। उसके लिए अपनी कमर पे अपने दोनों हाथ को अच्छे तरीके से कंफर्टेबली रखें। सांस को भरते हुए गर्दन को हल्का पीछे झुकाएं और सांस को छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकाते हुए अपनी गर्दन को चारों दिशाओं में व्यायाम देने का प्रयास कीजिए। चारों दिशाओं में घुमाने का प्रयास कीजिए।
बिल्कुल धीरे धीरे और कंफर्टेबली अपने नेक में रोटेशन देंगे। ध्यान रखें, अपनी गर्दन में किसी भी प्रकार का कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। बहुत तेजी से गर्दन नहीं घुमानी है, बहुत तेजी से गर्दन पे झटका नहीं देना है। 3 बार इसका अभ्यास क्लॉकवाइज करें, फिर 3 बार यहीं से एंटी क्लॉकवाइज करें। सांसों की गति सामान्य। अगर इसके लाभ की चर्चा की जाए तो यह अभ्यास गर्दन की मांसपेशियों को लचीली बनाता है तथा साथ ही साथ सर्वाइकल से संबंधित जितने भी प्रकार की समस्याएं हैं उनमें भी यह लाभकारी है। अगर इसका आप अभ्यास करते हैं तो सर्वाइकल जैसी भयंकर समस्याएं आपको नहीं होंगी, लेकिन अगर आपको सर्वाइकल हो चुका है तो ऐसी स्थितियों में सावधानी पूर्वक इसका अभ्यास करें। ध्यान रखें, किसी भी प्रकार का जोर जबरदस्ती या किसी भी प्रकार का झटका या किसी भी प्रकार का प्रेशर गर्दन पे ना क्रिएट करें इसका अभ्यास करें। अब यहाँ से अगले अभ्यास की तरफ बढ़ेंगे और करेंगे शोल्डर स्ट्रेच का अभ्यास। इसके लिए कंफर्टेबली आराम से खड़े हो जाएंगे। श्वास को भरते हुए दोनों हाथ को ऊपर की तरफ ले जाएंगे और दोनों हाथ बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। दोनों हाथ के पाम्स बाहर की तरफ फेसिंग होंगे, पाम्स फेसिंग आउटवर्ड और नकल फेसिंग टू ईच अदर। दोनों हाथ कान के बगल में होंगे और यहाँ पे पूरे शरीर में आ रहे स्ट्रेचिंग को महसूस करने का प्रयास करें। पूरे शरीर में जो एक तनाव बन रहा है, एक स्मूथ तनाव जो पूरे शरीर में एक त्वरित ऊर्जा का आवाहन कर रहा है, इसको महसूस करने का प्रयास करें। थोड़ी देर के बाद धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए अपने हाथ को नीचे की तरफ लेकर के आएंगे। इसका एक चक्र पूर्ण हुआ। आप 2 और राउंड का अभ्यास कर सकते हैं। आसनों के क्रम में अब हम अगले आसन की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है स्कंद चक्र। इसके लिए सिंपली दोनों हाथ को ऊपर की तरफ ले जाएं और कंधे के ऊपर रख देंगे। इसके बाद श्वास को भरते हुए दोनों हाथ को एल्बो को मिलाते हुए ऊपर की तरफ ले जाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए वापस सर्कल बनाते हुए नीचे की तरफ लेकर के आएंगे। लगातार धीरे धीरे इसका अभ्यास करें। 3 से 5 राउंड इस आसन का अभ्यास क्लॉकवाइज करेंगे। जैसे इसका क्लॉकवाइज रोटेशन पूर्ण हो जाए तो फिर यहीं से एंटी क्लॉक रोटेशन देंगे। पूरे कंधे में हो रहे सर्कल को महसूस करेंगे। सजगता अपने कंधों के प्रति रखेंगे, कंधों में हो रहे इस गति के प्रति रखेंगे। इसका अभ्यास करने से कंधों में जकड़न या कंधों से संबंधित समस्याओं में विशेष लाभ होता है। अत्यधिक फ्रोजन शोल्डर या अन्य समस्याओं में इसके अभ्यास को तुरंत रोक दें। आसनों के क्रम में अब हम अगले आसन की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है कटी शक्ति विकासक। आइए जानते हैं इसका अभ्यास कैसे करें। इसका अभ्यास करने के लिए सबसे पहले अपने दोनों पैरों के बीच में 2 से 3 फीट का गैप कर लेंगे, कुछ इस प्रकार से। उसके बाद दोनों हाथ को सांस भरते हुए सामने की तरफ ले आएं। श्वास को छोड़ते हुए साइड में धीरे धीरे ले जाकर के मूवमेंट करेंगे, साइड वाइज मूवमेंट करेंगे। इतना हाथों को साइड में ट्विस्ट कराएंगे, एक हाथ दूसरे हाथ के कंधे के ऊपर आ जाए। थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, फिर सांस को छोड़ते हुए वापस बीच में प्रारंभिक अवस्था में आ जाएंगे। पुनः श्वास को छोड़ते हुए साइड वाइज दूसरी तरफ जाएंगे। पुनः श्वास को भरते हुए वापस प्रारंभिक स्थिति में आ जाएंगे। इस तरीके से इस आसन का अभ्यास 3 से 5 बार दोनों तरफ करेंगे। सांस को छोड़ते हुए साइड में जाएंगे और श्वास को भरते हुए बीच में आएंगे। 3 से 5 राउंड हो जाने के बाद अपने दोनों हाथ को धीरे से नीचे की तरफ कर लें। इस प्रकार से कटी शक्ति विकासक आसन का अभ्यास पूर्ण हुआ। इस आसन के लाभ की चर्चा की जाए तो यह आसन आपके अपर शोल्डर के लिए विशेष रूप से उपयोगी और लाभकारी अभ्यास है। इस आसन का अभ्यास करने से आपके इंटरकोस्टल मसल्स को भी स्ट्रेचिंग मिलती है तथा साथ ही साथ लंग्स को भी व्यायाम मिलता है। इस आसन की सावधानी की चर्चा की जाए, जिनको भी सीवियर बैक पेन है उनको यह आसन नहीं करने चाहिए तथा साथ ही साथ जिनको भी डिस्क के संबंधित समस्याएं
या मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे भी अभ्यास ना करें। आसनों के क्रम में अब हम अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं और करेंगे नी का मूवमेंट। इसके लिए 2 से 3 फीट का गैप करके पैरों में खड़े हो जाएंगे। उसके बाद सांस को भरते हुए दोनों हाथ को शोल्डर लेवल तक उठाएंगे। ध्यान रखें, इस अवस्था में दोनों हाथ की हथेलियां नीचे की तरफ रहेगी। उसके बाद सांस को छोड़ते हुए जैसे इंडियन स्क्वैट करते हैं उस तरीके से बैठेंगे, लेकिन यह सेमी स्क्वैट है तो थोड़ा बैठना है। इस अवस्था में स्पाइन आपकी सीधी रहेगी और घुटने थोड़े से मुड़े हुए होंगे। सामने की तरफ दृष्टि होगी। थोड़ी देर के लिए इसी अवस्था में बने रहेंगे। थोड़ी देर के बाद वापस अपनी पूर्व की स्थिति में आ जाएं, घुटने को सीधा कर लें और हाथ को नीचे कर दें। इस आसन के अगर लाभ की चर्चा की जाए तो ये काफ मसल और थाई मसल के लिए विशेष रूप से लाभकारी और गुणकारी है। इस आसन को करने से हमारे नी ज्वाइंट मजबूत होते हैं, साथ ही यह हिप ज्वाइंट के लिए भी विशेष रूप से उपयोगी है। इस आसन के अगर नुकसान की बात की जाए तो वैसे लोग जिनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है उनको ये अभ्यास नहीं करने चाहिए, या जिनको सीवियर नी पेन हो वो भी इसके अभ्यास से बचे। आसनों के क्रम में अब हम अगला आसन करेंगे ताड़ासन का अभ्यास। इसके लिए सबसे पहले दोनों पैरों में 2 से 3 इंच का गैप करके आप खड़े हो जाएं। उसके बाद दोनों हाथों को शोल्डर लेवल तक ऊपर की तरफ उठाएंगे। दोनों हाथ के फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे और पाम्स को यहीं पे इन्वर्ट कर देंगे बाहर की तरफ। यहाँ से श्वास को भरते हुए सिर के ऊपर अपने दोनों हाथों को ले जाएं। उसके बाद श्वास को भरते हुए पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींचें और कोशिश करें कि अपने पूरे बॉडी वेट को पैर के पंजे पे शिफ्ट करेंगे। पूरे पैर के पंजे से लेकर के पाम्स तक एक अच्छी खासी स्ट्रेचिंग पूरे शरीर को देंगे। शरीर में एक स्मूथ स्ट्रेचिंग दें, एक कंफर्टेबल स्ट्रेचिंग देंगे। थोड़ी देर के लिए इसी अवस्था में बने रहें और श्वास को छोड़ते हुए वापस प्रारंभिक स्थिति में आ जाएं। ताड़ासन का यह एक राउंड पूर्ण हुआ। ऐसे 2 और राउंड का अभ्यास भी आप कर सकते हैं। इस आसन के अगर लाभ की चर्चा की जाए तो यह आसन पूरे शरीर में स्टेबिलिटी ले आता है। साथ ही ये स्पाइनल कंजेशन के लिए भी विशेष रूप से उपयोगी और लाभकारी है। जिनको भी पोस्चरल इम्बैलेंस हो गई है या बैठने से उनके पोस्चर में कोई समस्या आ रही है तो उस पोस्चरल इम्बैलेंस में भी ये आसन विशेष रूप से लाभकारी है। इस आसन का अभ्यास वैसे लोग भी जरूर करें जिनकी हाइट कम है, परंतु ये 24-25 साल तक ही उपयोगी है। अगर बच्चों की हाइट कम रह जा रही हो तो इस आसन का अभ्यास करके आप उनकी हाइट की वृद्धि में भी सहायता ले सकते हैं। इस आसन के अगर सावधानी की बात की जाए तो इस आसन का अभ्यास वैसे लोग ना करें जिनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। अतिरिक्त बढ़े हुए वेरिकोज वेन्स की समस्या में भी इसके अभ्यास को तुरंत रोक दें। और वैसे लोग जिनको वर्टिगो की समस्या है या बार बार चक्कर खा के गिरते हैं, ऐसे लोगों को भी इसके अभ्यास से बचना चाहिए। आसनों के अभ्यास के श्रृंखला को अब आगे बढ़ाते हैं और अगले आसन की तरफ वृक्षासन की तरफ चलते हैं। आइए जानते हैं कैसे करें इसका अभ्यास। इसके लिए सबसे पहले कंफर्टेबली खड़े हो जाएंगे। श्वास को भरते हुए अपने एक पैर को ऊपर उठाएंगे और इसको थाई के ऊपर रख देंगे, बिल्कुल जंघा मूल के पास इसे रख दें। श्वास को भरते हुए यहीं से प्रणाम मुद्रा बनाएंगे, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जा करके। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ ले जाएं और प्रणाम मुद्रा बना करके थोड़ी देर के लिए इसी अवस्था में स्थिर रहने का प्रयास करें। अपने भीतर इस आसन के दौरान स्थिरता को महसूस करें और बैलेंस को बनाए रखें। जितना ज्यादा बैलेंस बनाएंगे मन में भी उतनी ही स्थिरता आती जाएगी इस आसन के अभ्यास को करने से। वापस आने के लिए श्वास को छोड़ते हुए दोनों हाथ को सर्वप्रथम नीचे कर दें। उसके बाद अपने पैरों को कंफर्टेबली नीचे कर दें। सेम साइकिल दूसरी तरफ से भी दोहराएंगे। एक पैर को उठा करके अपने जंघा मूल में रख दें। साइड से अपने हाथ को ऊपर की तरफ ले जाएंगे श्वास को भरते हुए और दोनों हाथ की हथेलियों को मिला करके प्रणाम मुद्रा बनाएंगे। दूसरे साइड से भी थोड़ी देर के लिए इसी अवस्था में रुकने का प्रयास करेंगे। वापस आने के लिए श्वास को छोड़ते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे नीचे की तरफ ले आएं और पैर को वापस प्रारंभिक स्थिति में नीचे कर दें। आसनों के क्रम में अब हम अगले आसन की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है पादहस्तासन। आइए जानते हैं कैसे करें इसका अभ्यास। इसके लिए सबसे पहले दोनों हाथ को श्वास को भरते हुए ऊपर की तरफ उठाएंगे।
फिर सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर से आगे की तरफ झुकने का प्रयास करेंगे। आगे पूरा झुक करके दोनों हाथ को पैर के बगल में रख देंगे और सांस को पूरी तरीके से छोड़ते हुए अगर हो सके तो सर को घुटने से लगा दें। अगर आप सर को घुटने से नहीं लगा पा रहे हैं या हाथ पूरा नीचे नहीं रह पा रहा है तो आप ऊपर की तरफ भी थोड़ा इसी अवस्था में रुक सकते हैं। और अगर पूरा नीचे जा पा रहे हैं तो पूरी सहजता के साथ आप नीचे की तरफ चले जाएंगे। लगभग 10 से 30 सेकंड तक आप इसी आसन की अवस्था में बने रहेंगे। फिर श्वास को भरते हुए धीरे धीरे जैसे जैसे आप नीचे गए थे ठीक वैसे वैसे ही धीरे धीरे ऊपर की तरफ आएंगे और यहाँ से वापस दोनों हाथ को नीचे करते हुए प्रारंभिक स्थिति में आ जाएंगे। अगर इसके लाभ की चर्चा की जाए तो ये आसन हमारे स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाता है तथा साथ ही साथ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है। इस आसन का अभ्यास करने से मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स में भी लाभ होता है। अगर इसकी सावधानी की बात करें तो ये आसन उन लोगों को नहीं करना चाहिए जिनको भी कार्डियक डिसऑर्डर्स हैं तथा साथ ही साथ जिनको डिस्क से संबंधित समस्याएं हैं जैसे स्लिप डिस्क होना इत्यादि, उसमें इसका अभ्यास ना करें। एब्डोमिनल इन्फ्लामेशन की स्थिति में भी इसके अभ्यास को अवॉइड करेंगे तथा जिनको हर्निया है, अल्सर की प्रॉब्लम है, ग्लूकोमा है, मायोपिया है, ऐसे पेशेंट को भी इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। जिनको वर्टिगो इत्यादि की दिक्कत है वो भी इस अभ्यास को अवॉइड करेंगे। आसनों की श्रृंखला में अब अगला आसन आता है अर्ध चक्रासन। आइए जानते हैं इसका कैसे अभ्यास करें। इसके अभ्यास के लिए सबसे पहले दोनों पैरों में 2 से 3 इंच का गैप करके पूर्ववत स्थिति में खड़े हो जाएं। उसके बाद धीरे धीरे अपने कमर पे हाथ रखेंगे, श्वास को लंबा गहरा भरें और शरीर को पीछे की तरफ धीरे धीरे करके झुकाएं। अपने पीठ की मांसपेशियों को ढीली छोड़िए और पूरे शरीर को पीछे की तरफ जाने दीजिए। जितना शरीर पीछे जाएगा रिलैक्स तरीके से उतनी ही इंजरी के कम चांसेस हैं। थोड़ी देर के लिए इसी अवस्था में रुके रहेंगे। पूरी गर्दन को पीछे की तरफ ड्रॉप कर दीजिए और अपने भीतर की सहजता को महसूस करेंगे। जब 10 से 30 सेकंड का अभ्यास हो जाए तो वापस सांसों की गति के साथ बीच में प्रारंभिक अवस्था में आ जाएंगे। इस प्रकार से अर्ध चक्रासन का अभ्यास पूर्ण होगा। इस आसन के अगर लाभ की चर्चा की जाए तो यह आसन आपके स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाता है तथा साथ ही साथ आपके स्पाइनल नर्व्स और मसल को भी स्ट्रेंथन करता है। इस आसन का अभ्यास वो लोग जरूर करें जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से संबंधित समस्याएं, उसमें यह आसन विशेष रूप से लाभकारी और गुणकारी है। इस आसन की अगर सावधानी की बात की जाए तो यह आसन उनको नहीं करना चाहिए जिनको चक्कर आते हों या वर्टिगो की समस्या हो तथा साथ ही साथ हाइपरटेंशन के पेशेंट को भी, जिनको उच्च रक्तचाप की समस्या है, ऐसे लोग भी इस आसन को बिल्कुल अवॉइड करें या फिर करते वक्त योगाचार्य की निगरानी में करें। स्टैंडिंग आसन की श्रृंखला में अगला आसन है त्रिकोण आसन का अभ्यास। आइए जानते हैं कैसे करें इसका अभ्यास। इस आसन का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले दोनों पैरों में लगभग 2 से 3 फीट का गैप करें। उसके बाद किसी एक साइड कोई एक लेग को ट्विस्ट करेंगे। उसके बाद सांस को छोड़ते हुए राइट हैंड को धीरे धीरे स्लाइड कराते हुए नीचे की तरफ ले जाएंगे और लेफ्ट हैंड को ऊपर की तरफ उठाएंगे। कंफर्टेबली साइड वाइज आप जितना जा सकते हैं जाएं। अगर कोई नीचे की तरफ अपनी हाथ की हथेली को पूरा लगा सकता है तो लगाने का प्रयास करें। नहीं अगर पूरा नीचे की तरफ लग पा रहा है तो आप अपने हाथ को ऊपर भी रख सकते हैं, घुटने तक भी रख सकते हैं। ध्यान रखें इस आसन को करने में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन अपने घुटने पे नहीं देना है, इसलिए आप जितना कंफर्टेबली जा सकते हैं इस आसन की स्थिति और अवस्था में जाइए। दूसरा हाथ बिल्कुल पहले वाले हाथ के सीधे में होगा, 180 का एंगल बनाते हुए बिल्कुल ऊपर की तरफ होगा। आपकी दृष्टि ऊपर वाले हाथ की उंगली की तरफ होगी। थोड़ी देर के लिए इसी अवस्था में बने रहेंगे और इस क्रिया का सेम रिपीटेशन दूसरी तरफ से करेंगे। पैरों को वापस पूर्ववत स्थिति में ले आएं। उसके बाद लेफ्ट लेग को भी सेम इसी प्रकार से करेंगे। अब लेफ्ट लेग को ट्विस्ट करेंगे थोड़ा सा और राइट लेग को एज इट इज छोड़ देंगे। उसके बाद अपने लेफ्ट हैंड को नीचे की तरफ ले जाएंगे, धीरे धीरे स्लाइड कराते हुए
और अपने हथेली को जमीन पर रख दें। दूसरे हाथ को ऊपर की तरफ उठा दें और ऊपर की तरफ देखने का प्रयास करें। ऊपर वाले हाथ की उंगली पे अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए। ध्यान रखें, इस स्थिति और अवस्था में आपके दोनों पैर के घुटने सीधे होने चाहिए। 10 से 30 सेकंड की होल्डिंग के बाद वापस प्रारंभिक अवस्था में सांस भरते हुए आ जाएंगे। उसके बाद अपने पैर को ट्विस्ट करके मिडिल में ले आएंगे। इस प्रकार से त्रिकोण आसन का अभ्यास पूर्ण हुआ। अगर त्रिकोण आसन के लाभ की बात की जाए तो यह आसन हमारे स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाता है तथा साथ ही साथ काफ मसल को भी स्ट्रेंथन करता है। काफ के साथ साथ थाई और रिस्ट के मसल्स के लिए भी उपयोगी और लाभकारी आसन है। इस आसन का अभ्यास करने से हमारे लंग्स की कैपेसिटी भी बढ़ती है। इस आसन की अगर सावधानी की बात की जाए तो ये आसन स्लिप डिस्क या साइटिका के पेशेंट को नहीं करना चाहिए, या जिनको भी हाल फिलहाल में एब्डोमिनल सर्जरी हुआ है उन्हें भी इस आसन को करने से बचना चाहिए। इस आसन का अभ्यास वो लोग ना करें जिनको नी पेन है, और इस आसन को करने में अपने लिमिट्स का ध्यान रखें, क्योंकि इसमें आपके हैमस्ट्रिंग और आपके नी पे एक्स्ट्रा प्रेशर होता है, तो बहुत ज़्यादा जोर जबरदस्ती से इस आसन का अभ्यास ना करें। आसनों के क्रम में हम अब आगे बढ़ते हैं और करेंगे बैठने वाले आसनों का अभ्यास। इस क्रम में सबसे पहला आसन है भद्रासन। इसके लिए सबसे पहले दंडासन की स्थिति में दोनों पैर को सामने करके बैठ जाएंगे। स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे। दोनों हाथ को अपने कमर के बगल में, अपने नितंब के बगल में रखेंगे। लंबी गहरी श्वास लेंगे। उसके बाद यहाँ से दोनों पैरों को मोड़ करके आपस में मिलाएंगे और अंदर की तरफ खींचेंगे। हाथों से पैरों का सहारा देंगे। उसके बाद अपनी स्पाइन को इरेक्ट करेंगे, गर्दन सीधी रखेंगे, आंखें बंद रखेंगे और थोड़ी देर के लिए इस भद्रासन में बैठने का प्रयास करेंगे। बैठते हुए सांसों का ध्यान कीजिए। आती जाती हुई सांसों को देखने का प्रयास कीजिए। भद्रासन के अगर हम लाभ की बात कर लें तो भद्रासन हमारे शरीर में स्थिरता और मन में स्थिरता ले आता है। प्रेगनेंसी के लिए ये बहुत अच्छा आसन है। ये हमारे पेट दर्द से संबंधित समस्याओं के लिए भी विशेष रूप से उपयोगी है। इस आसन की अगर बात करें हम कि इस आसन में हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए, तो अर्थराइटिस और सियाटिका के पेशेंट को ये आसन अवॉइड करने चाहिए। इस आसन का अभ्यास उनके लिए पेनफुल हो सकता है। आसनों के क्रम में अगला आसन है वज्रासन। इसके लिए पुनः दंडासन की स्थिति में आ जाएंगे, अर्थात दोनों पैरों को सामने की तरफ रखेंगे। उसके बाद अपने एक पैर को मोड़ करके बटक्स के नज़दीक ले आएंगे। मोड़ करके अपने बटक्स के पास ले आएं और हील पे अपने बटक्स को रख दें। दोनों हाथ के हथेलियों को थाई के ऊपर रखेंगे। उसके बाद कमर गर्दन सीधी करके थोड़ी देर के लिए इस आसन के शांति को अनुभव करें। वज्रासन का ये अभ्यास हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ हमारे काफ मसल के लिए भी विशेष रूप से उपयोगी और लाभकारी आसन है। इस आसन के सावधानी की बात करें तो जो पाइल्स के पेशेंट हैं उनको इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ जिनको सीवियर नी पेन हो या किसी भी प्रकार के एंकल से रिलेटेड कोई इंजरी हो उनको भी ये अभ्यास नहीं करना चाहिए। वज्रासन का अभ्यास एकमात्र ऐसा अभ्यास है जो खाने के बाद किया जा सकता है। प्रतिदिन आप 5 से 10 मिनट तक खाने के बाद इस अवस्था में बैठ सकते हैं। आसनों के क्रम में अगला आसन है अर्धोष्ट्रासन। आइए जानते हैं इसका अभ्यास कैसे करेंगे। इसके लिए सबसे पहले अपने दोनों घुटनों के बल पे खड़े हो जाएंगे, थोड़े से गैप के साथ। उसके बाद दोनों हाथ को अपनी कमर और बैक के पास रखेंगे। कमर और बैक के जो मिलान बिंदु है वहाँ पे रखें। एक लंबी गहरी श्वास लें। सांस को भर करके अपने शरीर को पीछे की तरफ धीरे धीरे झुकाएंगे। अपने सामर्थ्य के हिसाब से इस आसन में रुकेंगे। जितने देर तक कंफर्टेबली रुक सकते हैं उतने देर तक इस आसन में रुकने का प्रयास कीजिए। सामान्य रूप से इस आसन में 10 से 30 सेकंड तक रुका जाता है। उसके बाद वापस वज्रासन की अवस्था में आ जाएंगे। इस आसन के अगर लाभ की बात की जाए तो ये आसन बैक मसल और नेक मसल के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी और लाभकारी है। साथ ही साथ जिनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है या जिनको बैक में पेन होता है वो लोग इस आसन का अभ्यास जरूर करें। ये आसन हमारे हार्ट की तरफ और हेड की तरफ ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करता है। इस आसन की अगर हम सावधानी की बात करें तो ये आसन हर्निया के पेशेंट को नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ अर्थराइटिस के पेशेंट को भी नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार के पेट में कोई इंजरीज हो
उन्हें भी ये आसन नहीं करने। वर्टिगो के पेशेंट को भी ये आसन बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। आसनों के क्रम में अगला आसन है पूर्ण उष्टासन। आइए जानते हैं इसका अभ्यास हम कैसे करें। इसके लिए सबसे पहले दोनों घुटने के बल खड़े हो जाएंगे। पुनः दोनों पैरों में थोड़ा गैप रखेंगे। सांस को भरते हुए एक हाथ को ऊपर की तरफ ले जाएं और पीछे से एंकल को पकड़ लें। पुनः सांस को छोड़ें, फिर से सांस को भरें और दूसरे हाथ को भी ऊपर की तरफ ले जाएं और दूसरे पैर के एंकल को पकड़ लें। गर्दन को पीछे की तरफ ड्रॉप कर दें। थोड़ी देर के लिए इसी अवस्था में बने रहेंगे। कोशिश करें जितना देर तक इस आसन में आपकी होल्डिंग हो सकती है उतने देर तक इस आसन में अपनी होल्डिंग बनाए रखेंगे। इस आसन को भी आप 10 से 30 सेकंड तक विद नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं। इस आसन के अगर लाभ की चर्चा की जाए तो ये आसन उनके लिए बहुत अच्छा है जिनका आईसाइट कमजोर हो रहा है, प्रतिदिन धीरे धीरे आंखों की रोशनी जा रही है। साथ ही साथ ये आसन बैक पेन और नेक पेन में भी काफी रिलीफ देता है। जिनके पेट पे एक्स्ट्रा फैट जमा हो गया है या फिर जिनके हिप में एक्स्ट्रा फैट है वो लोग प्रतिदिन इस आसन का अभ्यास करें। एनी टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स और कार्डियो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में भी ये आसन बहुत ही ज्यादा लाभकारी और गुणकारी है। सावधानी की बात की जाए तो ये आसन हार्ट डिजीज हर्निया पेशेंट को बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए। आसनों के अभ्यास के क्रम में अगला आसन है शशांकासन। आइए जानते हैं इसका अभ्यास कैसे करें। उसके लिए सबसे पहले इस तरीके से वज्रासन की स्थिति और अवस्था में बैठ जाएंगे। उसके बाद यहाँ से सांस को भरते हुए दोनों हाथ को ऊपर की तरफ ले जाएंगे और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने शरीर को आगे की तरफ झुकाएंगे। दोनों हाथ की हथेलियों को फ्लोर पे रख दें और अपने फोरहेड को फ्लोर पे लगा दें। थोड़ी देर के लिए इसी अवस्था में बने रहेंगे। नॉर्मल श्वास प्रश्वास की गति चलती रहेगी तथा साथ ही साथ अपने ध्यान को स्थिर होने दीजिए। इस आसन की अगर लाभ की चर्चा की जाए तो ये आसन हमारे स्ट्रेस और एंजाइटी से संबंधित समस्याओं में बहुत ही उपयोगी और लाभकारी है। हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए विशेष रूप से उपयोगी यह आसन है। जिन लोगों को भी किसी भी प्रकार के कॉन्स्टिपेशन और या इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो वो लोग जरूर इसका अभ्यास करें। इस आसन की सावधानी की अगर हम बात करें तो ऐसे लोग जिनको क्रोनिक बैक पेन है उनको ये आसन नहीं करने चाहिए। साथ ही साथ इसका अभ्यास ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट बिल्कुल भी ना करें। आसनों के क्रम में अगला आसन है उत्तान मंडूक आसन। आइए जानते हैं इसका अभ्यास कैसे करें। इसके लिए सबसे पहले वज्रासन की अवस्था में इस प्रकार से बैठ जाएं। उसके बाद अपने एक पैर को सामने की साइड वाइज ले जाएं, दूसरे पैर को भी साइड वाइज ओपन करें, स्प्लिट करें। साइड वाइज थोड़ा थोड़ा स्प्लिट करें दोनों पैरों को जब तक आप कंफर्टेबल पोजीशन एडॉप्ट ना कर लें। उसके बाद अपने एक हाथ को ऊपर उठाएं, राइट हैंड को ऊपर उठाइए और लेफ्ट शोल्डर पे रख देंगे। फिर लेफ्ट हैंड को ऊपर उठा करके राइट शोल्डर के पीछे रख देंगे। इस अवस्था में अपनी स्पाइन को सीधी रखेंगे, गर्दन को भी सीधी रखेंगे और आंखों को बंद करके थोड़ी देर के लिए इस अवस्था को महसूस करने का प्रयास करेंगे। इस अवस्था में आप 10 से 30 सेकंड तक बने रह सकते हैं। इस आसन की अगर लाभ की चर्चा करें तो ये आसन स्पेशली बैक पेन और साथ ही साथ जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की समस्या है उनके लिए बहुत ही लाभकारी और गुणकारी है। इस आसन को करने से हमारी लंग्स की कैपेसिटी भी बढ़ती है। इस आसन की सावधानी की बात की जाए तो सीवियर नी पेन के पेशेंट को इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। आसनों के क्रम में अगला आसन है वक्रासन। आइए जानते हैं इसका अभ्यास कैसे करें। वक्रासन को करने के लिए सबसे पहले इस प्रकार से दंडासन की स्थिति में बैठ जाएं। उसके बाद अपने राइट लेग को फोल्ड करके लेफ्ट लेग के नी के पास रख दें। जो लेग आपने फोल्ड किया है उसी साइड के हाथ को अपनी कमर के पीछे इस प्रकार से रख दें। दूसरी तरफ के हाथ को अर्थात लेफ्ट हैंड को ऊपर उठा करके इस तरीके से लेग्स के ऊपर से क्रॉस, थाई के ऊपर से क्रॉस कराएंगे और हाथ को नीचे की तरफ आने देंगे। सांस को छोड़ते हुए पीछे की तरफ देखेंगे। जितना हो सके आप पीछे की तरफ जाइए और इसी अवस्था में आंखें बंद करके थोड़ी देर के लिए अपने पूरे बॉडी को विजुअलाइज करेंगे। इस आसन का सेम रिपीटिशन हम दूसरे तरफ से भी करेंगे। अगेन अब इस पैर को सीधा करेंगे और दूसरे वाले लेफ्ट लेग को वापस ले आएंगे और राइट लेग के नी के पास रख देंगे। इसी साइड के हाथ को पीछे रखेंगे, दूसरे साइड के हाथ को ऊपर की तरफ करके थाई से क्रॉस करके पीछे की तरफ पूरी बॉडी को ट्विस्ट करने का प्रयास करेंगे। पीछे की तरफ देखें और इसी अवस्था में थोड़ी देर के लिए बने रहेंगे। इस आसन के अगर लाभ की चर्चा की जाए
तो ये आसन हमारे स्पाइन में फ्लेक्सिबिलिटी लाता है। साथ ही साथ ये आसन डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त लाभकारी व गुणकारी अभ्यास है। पेनक्रियाज के फंक्शन को स्टिमुलेट करने में ये बहुत ज़बरदस्त प्रभावी आसन है। इस आसन के अगर हम सावधानी की बात करें तो ये आसन उनको नहीं करना चाहिए जिनको सीवियर स्पाइनल डिसऑर्डर्स हैं। साथ ही साथ एब्डोमिनल सर्जरी और ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन, इन दोनों स्थितियों में इस आसन को अवॉइड करना चाहिए। आसनों की अभ्यास श्रृंखला में अब हम आगे बढ़ेंगे और करेंगे पेट के बल लेट करके करने वाले आसन, जिसमें अगला आसन है मकर आसन का अभ्यास। आइए जानते हैं हम इसका कैसे अभ्यास करें। मकर आसन के अभ्यास के लिए इस तरीके से पेट के बल लेट जाएं। उसके बाद दोनों पैर के पंजों को बाहर की तरफ रखें और हील को अंदर की तरफ रखें। एक हाथ के ऊपर दूसरे हाथ को रख देंगे और अपने फेस को या अपने गाल को हाथ की हथेली के ऊपर रख करके थोड़ी देर के लिए इसी अवस्था में बने रहेंगे। अपने भीतर की परम शांति को महसूस कीजिए। इस अवस्था में लेट करके अपने भीतर के परमात्मिक चेतना की अनुभूति कीजिए। स्वयं के भीतर थोड़ी देर के लिए इसी आसन में बने रहेंगे। आप इस आसन में 10 से 30 सेकंड तक आसानी से लेट सकते हैं। इस आसन के अगर लाभ की चर्चा हम करें तो ये आसन पूरे बॉडी को रिलैक्सेशन देता है। साथ ही साथ बैक पेन से रिकवरी में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस आसन से हम स्ट्रेस और एंजाइटी को भी काउंटर कर सकते हैं। इस आसन के अगर सावधानी की बात करें तो ये आसन प्रेगनेंसी में अवॉइड करना चाहिए। साथ ही साथ जिनको फ्रोजन शोल्डर की समस्या है उन्हें भी इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। आसनों की श्रृंखला में अगला आसन है भुजंगासन। भुजंगासन दो प्रकार के हैं, एक सरल भुजंगासन और एक पूर्ण भुजंगासन। तो पहले हम सरल भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। सरल भुजंगासन को करने के लिए आराम से पेट के बल लेट जाएं। उसके बाद अपने दोनों एल्बो और पाम्स को फ्लोर पे रख दें चेस्ट के बगल में। उसके बाद सांस को भरते हुए धीरे धीरे अपने अपर बॉडी को ऊपर की तरफ उठाएं। थोड़ी देर के लिए इसी अवस्था में बने रहेंगे। अपने भीतर के परम चैतन्यता को देखने का प्रयास करेंगे। भुजंगासन का दूसरा अभ्यास जो है वो है पूर्ण भुजंगासन, जिसमें अपने दोनों हाथ की हथेली को चेस्ट के ठीक बगल में रखते हैं। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठते हैं जहाँ तक आपकी कंफर्टेबली बॉडी उठ सकती है। एल्बो पूरा स्ट्रेट नहीं करेंगे, थोड़ा बेंडेड ही रखेंगे एल्बो को। पीछे की तरफ गर्दन को पूरी तरीके से ड्रॉप कर दें और थोड़ी देर के लिए इसी अवस्था में बने रहें। जैसे ही 10 से 30 सेकंड हो जाए उसके बाद इस आसन को सांस छोड़ते हुए वापस रिलीज कर देंगे। इस आसन के अगर लाभ की चर्चा की जाए तो ये आसन स्ट्रेस रिडक्शन में बहुत ज़बरदस्त भूमिका निभाता है। साथ ही साथ एब्डोमिनल फैट को भी कम करता है। जिन व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन की समस्या है उनको भी इस आसन का अभ्यास जरूर करना चाहिए। यह आसन बैक पेन में भी विशेष रूप से लाभकारी और गुणकारी अभ्यास है। जिनको भी ब्रोंकियल प्रॉब्लम है, अस्थमा इत्यादि की समस्या में भी इस आसन का अभ्यास किया जा सकता है। इस आसन के लाभ की अगर चर्चा की जाए तो यह आसन किसी भी प्रकार के एब्डोमिनल सर्जरी के बाद 2-3 महीने तक नहीं करनी चाहिए। हर्निया के पेशेंट को भी इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। पेट में किसी भी प्रकार के अल्सर से संबंधित समस्याओं में भी इस आसन को टोटली अवॉइड करना चाहिए। आसनों के क्रम में अगला अभ्यास है शलभ आसन। आइए जानते हैं कैसे इसका अभ्यास करें। इसके लिए सर्वप्रथम पेट के बल लेट जाएं। अपने दोनों हाथ को थाई के नीचे रख दें। श्वास को भरते हुए अपने दोनों पैरों को पीछे से ऊपर की तरफ उठाएंगे। थोड़ी देर के लिए इसी अवस्था में बने रहेंगे। अपने ध्यान को अपनी कमर के पास, अपने हिप के पास केंद्रित करके रखें। 10 से 30 सेकंड का अभ्यास करने के बाद इस आसन से वापस आ जाएं, सांस को छोड़ते हुए। इस आसन के अगर लाभ की चर्चा की जाए तो यह आसन सियाटिका प्रॉब्लम और लोअर बैक पेन के लिए विशेष रूप से लाभकारी अभ्यास है। एक्सेस बेली फैट को भी यह आसन रिड्यूस करता है। साथ ही साथ थाई, बटक्स के फैट को भी लॉस करने में विशेष रूप से उपयोगी आसन है। वेट लॉस प्रोग्राम में ये एक बहुत ही अच्छा और उपयोगी आसन सिद्ध हो सकता है। इस आसन को करने से हमारे लंग्स की कैपेसिटी भी बढ़ती है। इस आसन के अगर सावधानी की बात की जाए तो सीवियर बैक पेन वालों को तत्काल यह आसन बंद कर देने चाहिए।
साथ ही साथ जिनको बहुत ज़्यादा हाई बीपी की समस्या रहती हो या पेप्टिक अल्सर हो या हर्निया की प्रॉब्लम हो, उनको भी ये आसन अवॉइड करना चाहिए। आसनों के क्रम में अब हम उन आसनों का अभ्यास करेंगे जो सुपाइन पोज में किए जाते हैं, पीठ के बल लेट करके किए जाते हैं। इस आसन के क्रम में पहला आसन है सेतु बांध आसन। आइए जानते हैं इसका अभ्यास कैसे करें। सेतु बांध आसन के अभ्यास के लिए आराम से इस तरीके से सुपाइन पोज में लेट जाएं। उसके बाद अपने दोनों पैरों को फोल्ड करके बटक्स के पास ले आएं। दोनों हाथ से एंकल को पकड़ लेंगे। अगर कोई एंकल ना पकड़ पाए तो अपने हाथ को आराम से फ्लोर पे रख दें। उसके बाद एक लंबी गहरी श्वास भरेंगे और धीरे धीरे अपनी कमर को ऊपर की तरफ उठाने का प्रयास करेंगे। अपने सामर्थ्य के हिसाब से अपनी कमर को ऊपर की तरफ ले जाएंगे और थोड़ी देर के लिए इसी अवस्था में बने रहेंगे। आंखें बंद करके अपने पूरी बॉडी को विजुलाइज करें। फिर सांस को छोड़ते हुए वापस 10 से 30 सेकंड के बाद इस आसन में आ जाना है। इस आसन के अगर लाभ की चर्चा की जाए तो ये आसन डिप्रेशन और एंजाइटी के पेशेंट के लिए बहुत ही लाभकारी और गुणकारी है। साथ ही साथ ये आपके लोअर बैक मसल्स के स्ट्रेंथनिंग के लिए भी काफ़ी उपयोगी और लाभकारी अभ्यास है। इस आसन का अभ्यास करने से हमारा पाचन तंत्र में सुधार होता है तथा कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याओं में भी लाभ मिलता है। इस आसन की सावधानी की अगर चर्चा की जाए तो ये आसन अल्सर और हर्निया के पेशेंट को नहीं करना चाहिए। आसनों के क्रम में अगला आसन है उत्तान पादासन। आइए जानते हैं इसका अभ्यास कैसे करें। उत्तान पादासन के अभ्यास के लिए सबसे पहले इस प्रकार से सुपाइन पोज में लेट जाएं। उसके बाद दोनों हाथ की हथेलियों को अपने कमर के बगल में रख दें, पाम्स फेसिंग डाउनवर्ड, ज्वाइन योर बोथ लेग। उसके बाद अपने दोनों पैरों को एक साथ श्वास को भरते हुए ऊपर की तरफ उठाएंगे। पैरों को तब तक उठाएं जब तक आपके पैर के टोज न दिख जाएं। थोड़ी देर के लिए इसी अवस्था में बने रहेंगे। 10 से 30 सेकंड के बाद धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए अपने दोनों पैरों को नीचे की तरफ लेकर के आएंगे। यथासंभव इसका आप अभ्यास कर सकते हैं 1 से 2 राउंड। आप पैरों को ऊपर की तरफ 30 डिग्री लगभग उठा करके रोक करके 10 से 30 सेकंड तक 2 राउंड 3 राउंड यथासमर्थ अपना अभ्यास कर सकते हैं। इस आसन के लाभ की अगर चर्चा की जाए तो ये आसन नेवल को सेंटर में ले आने में मदद करता है। साथ ही साथ जिनको हमेशा पेट दर्द की समस्या होती है या इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है वो लोग इस आसन को जरूर करें। जिनको भी बार बार डायरियल इन्फेक्शन हो जाता है, बार बार लूज मोशन होते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी यह आसन बहुत ही ज़्यादा लाभकारी और गुणकारी है। इस आसन का अभ्यास करने से एब्डोमिनल मसल्स और पेल्विक फ्लोर मसल्स को भी ताकत मिलता है। इस आसन का अभ्यास डिप्रेशन और एंजाइटी से पीड़ित पेशेंट भी कर सकते हैं। तो हाइपरटेंशन के पेशेंट को किसी भी योगाचार्य की निगरानी में ही करना चाहिए। साथ ही साथ सीवियर बैक पेन की स्थिति में भी इस आसन को तुरंत रोक देना चाहिए। आसनों के क्रम में अगला आसन है अर्धहलासन। आइए जानते हैं कैसे इसका अभ्यास किया जाता है। इस आसन का अभ्यास करने के लिए सर्वप्रथम इस प्रकार से सुपाइन पोज में लेट जाएं। उसके बाद दोनों हाथ की हथेलियों को कमर के बगल में रखें, श्वास को भरें और दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाएं। जब पैर 90 के एंगल तक उठ जाए, अर्थात एब्डोमेन से आपके लेग का जो एंगल बन रहा हो 90 डिग्री तक हो, वहां तक इस पैर को उठा करके ले आना है। थोड़ी देर के लिए 10 से 30 सेकंड के लिए इसी अवस्था में बने रहेंगे। जब आपको किसी भी प्रकार का डिस्कम्फर्ट फील हो तो धीरे धीरे अपने पैरों को वापस सांस को छोड़ते हुए नीचे की तरफ ले आएंगे। इस आसन के अगर लाभ की चर्चा की जाए तो ये आसन कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी आसन है। साथ ही साथ इस आसन का अभ्यास हाइपरटेंशन वाले पेशेंट भी कर सकते हैं, परंतु किसी भी योगाचार्य की निगरानी में ही वो इस आसन का अभ्यास करें। इस आसन के अगर सावधानी की चर्चा की जाए तो इस आसन का अभ्यास लोअर बैक पेन वाले पेशेंट बिल्कुल भी ना करें। साथ ही साथ जिनको किसी भी प्रकार के हर्निया के इश्यूज हो या किसी भी प्रकार के एब्डोमिनल इंजरी हो, वो लोग भी इस आसन का अभ्यास ना करें। आसनों के अभ्यास के क्रम में अगला आसन है पवन मुक्तासन। आइए जानते हैं इसका अभ्यास कैसे करें। इस आसन का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले इस प्रकार से सुपाइन पोज में लेट जाएं। उसके बाद सांस को भरते हुए अपने दोनों पैरों को अपने पेट की तरफ
इस प्रकार से मिला करके ले लें। उसके बाद दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में इंटरलॉक करके अपने पैरों को पकड़ लें। सांस को छोड़ते हुए अपनी गर्दन को उठाएं और कोशिश करें कि अपने चिन को अपने नी से टच करा दें। थोड़ी देर के लिए इसी अवस्था में बने रहेंगे। 10 से 30 सेकंड के बाद वापस इस आसन से प्रारंभिक स्थिति में आ जाएंगे और दोनों पैरों को वापस सीधा कर देंगे। इस आसन की लाभ की अगर चर्चा की जाए तो जैसा इस आसन का नाम है पवन मुक्त आसन, ठीक वैसा ही इसका लाभ भी है। यह आसन पवन की मुक्ति अर्थात गैस, ब्लोटिंग इत्यादि से संबंधित समस्याओं में बहुत जबरदस्त लाभ करता है। किसी भी प्रकार का पेट में अफारा हो रहा हो, पेट में ब्लोटिंग हो रही हो, कॉन्स्टिपेशन का इशू हो, एनी टाइप्स ऑफ एब्डोमिनल डिसऑर्डर्स हो, उन सारे समस्याओं में यह आसन विशेष रूप से लाभकारी और गुणकारी है। इस आसन का अभ्यास करने से हमारे बैक मसल्स की भी टोनिंग होती है तथा साथ ही साथ स्पाइनल नर्व्स के लिए भी विशेष रूप से लाभकारी अभ्यास है। इस आसन के अगर सावधानी की बात की जाए तो इस आसन का अभ्यास किसी भी प्रकार के हर्निया और सियाटिका से रिलेटेड इशू में नहीं करना है। सीवियर बैक पेन और प्रेगनेंसी के समय इस आसन को टोटली अवॉइड करना चाहिए। सारे आसनों की समाप्ति के बाद आखिर में शवासन का अभ्यास किया जाता है। आइए जानते हैं कैसे करें इसका अभ्यास। शवासन के अभ्यास के लिए सर्वप्रथम इस प्रकार से सुपाइन पोज में लेट जाएं। उसके बाद अपने दोनों पैरों में थोड़ा गैप कर लें। एक कंफर्टेबल गैप को प्राप्त करें। दोनों हाथों में भी थोड़ा गैप रखें और हाथों को अपने कमर के बगल में रखें। पाम्स फेसिंग अपवर्ड। आंखों को बंद करके पूरे शरीर को ढीला छोड़िए। पूरे शरीर में एक शिथिलता की भावना, एक शांति की भावना। पूरा शरीर शांत, शिथिल, सहज। शरीर में कहीं पे भी किसी भी प्रकार का कोई खिंचाव, तनाव या दबाव नहीं होना चाहिए। पूरे शरीर को जितना ढीला छोड़ सकते हैं उतना ढीला छोड़ने का प्रयास कीजिए। इस प्रोटोकॉल के योगाभ्यास के क्रम में अगर कहीं पे भी किसी भी प्रकार का कोई खिंचाव, तनाव या दबाव आया है तो उस हिस्से को भी शवासन की स्थिति में रिलैक्स करने का प्रयास कीजिए। शवासन अपने आप में एक रिलैक्सेशन आसन है। इस आसन के अगर लाभ की चर्चा की जाए तो ये आसन 3 से 5 मिनट तक आराम से लेट सकते हैं। ये आसन आपके पूरे बॉडी पोस्चर को रिलैक्स करता है। शरीर के बाहरी ऑर्गन के साथ साथ शरीर के आंतरिक ऑर्गन्स को भी रिलैक्सेशन देता है तथा लाभ में शारीरिक और मानसिक दोनों शांति प्राप्त होती है। यह आसन हमारे मन को बाहरी से अंदर की तरफ ले जाता है, अर्थात हमारा एक्सटर्नल वर्ल्ड में जो माइंड जा रहा है उसको इंटरनल वर्ल्ड में खींच करके ले आता है। माइंड का यू टर्न कराता है ये आसन। इस आसन को करने से आप ऐसा महसूस करेंगे कि शरीर में एक परम शांति और परम स्थिरता की भावना जागृत हो रही है। इस आसन का अभ्यास करने से स्ट्रेस और एंजाइटी की समस्या में काफ़ी लाभ होता है। इस आसन का कोई विशेष प्रकार का नकारात्मक प्रभाव नहीं है, परंतु फिर भी योगाचार की देखरेख में करना ज़्यादा सेफ होता है। इस आसन की समाप्ति विशेष रूप से होती है। इसके लिए दोनों पैर को थोड़ा थोड़ा हिलाएंगे, दोनों हाथों को भी थोड़ा थोड़ा हिलाएंगे, गर्दन को भी थोड़ा थोड़ा हिलाएंगे। शरीर को इस तरीके से हिलाने से शरीर वापस चैतन्य अवस्था में आ जाता है। उसके बाद लेफ्ट साइड से करवट लेकर के उठ करके बैठ जाएंगे। योगा प्रोटोकॉल के आसनों की समाप्ति के बाद अब हम अगले अभ्यास प्राणायाम और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और कुछ क्रियाओं की तरफ बढ़ेंगे। इस सीक्वेंस में जो सबसे पहला अभ्यास है वो है कपालभाति क्रिया का। तो आइए जानते हैं कैसे करेंगे इसका अभ्यास। इसके लिए सबसे पहले इस प्रकार से किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। ये पोजीशन आपके सुखासन की हो सकती है, पद्मासन की हो सकती है, या अर्ध पद्मासन की हो सकती है, या वज्रासन की हो सकती है। अपने कंफर्टनेस के हिसाब से, अपने कन्वीनियंसी के हिसाब से आप किसी भी एक आसन में आराम से स्थिरतापूर्वक बैठ सकते हैं। इसके बाद अपने दोनों हाथ को घुटनों के ऊपर रखेंगे। मुद्रा आप चाहें तो ज्ञान या फिर वायु बना सकते हैं। दोनों हाथ को घुटने पर रख करके कमर गर्दन को सीधी करते हुए आँखों को बंद करेंगे। आती जाती हुई सांसों का ध्यान करेंगे। उसके बाद कपालभाति का अभ्यास प्रारंभ करेंगे। कपालभाति का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले हमें सांस को फोर्सफुली एक्सेल करना है। हर एक सांस पे हल्का सा प्रेशर देना है, यानी एक्टिव एक्सेलेशन करना है।
इनहेलेशन इसमें पैसिव होगा और एक्सहेलेशन एक्टिव होगा। साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि जब भी हम एक्सहेल करें तो हमारा एब्डोमिनल मसल्स थोड़ा अंदर की तरफ जाए, हमारा नेवल के आसपास का हिस्सा थोड़ा अंदर की तरफ जाए। तो आइए इसका अभ्यास प्रारंभ करते हैं। सांस को झटके से छोड़ेंगे, कुछ इस प्रकार से सांसों की आवाज के साथ कपालभाति क्रिया का प्रारंभ करें। इस तरीके से लगभग 30 बार रैपिड एक्सहेलेशन के बाद थोड़ी देर के लिए विश्रांति की अवस्था में बैठ जाएंगे। जब भी आप 30 बार करेंगे तो शुरुआती क्षणों में आपको ऐसा लग सकता है कि थोड़ा पेट में डिस्कम्फर्ट आ रहा है या फिर थोड़ा बैठने में अस्थिरता आ रही है या किसी भी प्रकार की आपको अस्थिरता का सामना शुरुआती फेज में कपालभाति में करना पड़ सकता है। तो इसके लिए प्रारंभ में 30 बार यह अभ्यास करें, उसके बाद थोड़ी देर के लिए विश्राम करें। पहले राउंड के समाप्ति के बाद अगेन दूसरा राउंड करेंगे और पुनः 30 बार कपालभाति का अभ्यास करेंगे। कपालभाति का यह अभ्यास दूसरे राउंड में भी 30 स्ट्रोक तक लगाएंगे। अगेन 30 स्ट्रोक के बाद फिर से थोड़ा सा विश्रांति की अवस्था और स्थिति में आ जाएंगे। पूरे शरीर को इस दौरान रिलैक्स होने देंगे, मन को पूर्णतः शांत होने देंगे, सांसों का ध्यान करेंगे और पूरे शरीर में विश्रांति को महसूस करेंगे, शांति को महसूस करेंगे। आखिरी राउंड के कपालभाति के लिए पुनः तैयार हो जाएं और पुनः आखिरी राउंड में भी इसी प्रकार से रैपिड एक्सहेलेशन अगले 30 राउंड तक, अगले 30 स्ट्रोक तक करेंगे। तीस बार हो जाने के पश्चात थोड़ी देर के लिए पुनः अपने पूरे शरीर का अवलोकन करेंगे, पूरे शरीर को महसूस करने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से ये कपालभाति का 3 राउंड पूरा हुआ। कपालभाति के अगर बेनिफिट्स की बात की जाए तो कपालभाति प्राणायाम भी है और क्रिया भी है। ये शरीर की शुद्धि भी करता है और नाड़ियों को भी स्वच्छ करता है। साथ ही साथ अगर इसके फिजियोलॉजिकल और थेरेपेटिक वैल्यू की बात की जाए तो ये अभ्यास साइनस की स्थिति में बहुत ही लाभकारी और गुणकारी है। ऐसे व्यक्ति जो कफ, कोल्ड, राइनाइटिस, साइनोसाइटिस और अस्थमा जैसी समस्याओं से पीड़ित हैं, उनको जरूर यह अभ्यास करना चाहिए। साथ ही साथ ये अभ्यास ब्रोंकियल इन्फेक्शन के लिए भी विशेष रूप से लाभकारी और गुणकारी है। ऐसे लोग जिनके चेहरे पे चमक चली गई है या जिनके चेहरे पे पिंपल्स, रिंकल्स बहुत आते हैं, झुर्रियाँ कम एज में ही दिखनी शुरू हो गई है, ऐसे लोगों को भी कपालभाति का अभ्यास नित्य प्रतिदिन जरूर करना चाहिए। ये एक अपने आप में चेहरे को चमकाने वाला प्राणायाम है या चेहरे को चमकाने वाली क्रिया है। आज मार्केट में बहुत सारे कॉस्मेटिक चीज़ों का यूज़ बढ़ गया है, जिसकी वजह से हमारे स्किन का हेल्थ दिन प्रतिदिन और भी ज़्यादा पुअर होते जा रहा है। उन लोगों को मैं कपालभाति क्रिया सजेस्ट करूँगा जो अपने चेहरे पे एक नेचुरल ग्लो लाना चाहते हैं, जो अपने चेहरे पे एक नेचुरल चमक लाना चाहते हैं। उनके लिए कपालभाति क्रिया विशेष रूप से लाभकारी और गुणकारी होगी। साथ ही साथ कपालभाति का अभ्यास करने से हमारे नर्वस सिस्टम को भी मजबूती मिलती है और हमारे जितने भी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं वो भी विशेष रूप से लाभान्वित होते हैं इस क्रिया के साथ। अगर इस क्रिया की सावधानी की बात की जाए तो ये उनको नहीं करना चाहिए जिनको किसी भी प्रकार के रक्तचाप से संबंधित, खास करके उच्च रक्तचाप से संबंधित समस्याएं हों। साथ ही साथ जिनको वर्टिगो की प्रॉब्लम हो या चक्कर आते हों, ऐसे लोगों को भी ये अभ्यास नहीं करना चाहिए। जिनको दौरे पड़ते हों, मिर्गी के दौरे आते हों या फिर माइग्रेन का पेन रहता हो या फिर हार्ट स्ट्रोक की समस्या बनी रहती हो, ऐसे लोगों को भी इस अभ्यास से बचना चाहिए। इसकी सावधानी की अगर अतिरिक्त बात हम करें तो हर्निया के पेशेंट को एकदम ये अभ्यास नहीं करना चाहिए। गैस्ट्रिक अल्सर और प्रेगनेंसी के केस में भी इस क्रिया को टोटली अवॉइड करें और माताओं बहनें अपने पीरियड्स के टाइम पे भी इस क्रिया का अभ्यास नहीं करेंगे। प्राणायाम के क्रम में हम अब अगले प्राणायाम की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम है नाड़ी शोधन या फिर अनुलोम विलोम। आइए जानते हैं कैसे करें इसका अभ्यास।
इसके लिए सबसे पहले कंफर्टेबली बैठ जाएं। उसके बाद अपने लेफ्ट हैंड को या तो घुटने के ऊपर रखेंगे या फिर अपनी गोद में, इस प्रकार से। दूसरे हाथ अर्थात राइट हैंड को ऊपर की तरफ उठाएं और शुरुआत की 2 उंगलियां अर्थात इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को फोल्ड करेंगे और अंगुष्ठ मूल में लगा देंगे। इसके बाद अपने राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक लंबी और गहरी श्वास लेंगे। पूरा सांस भरने के बाद लेफ्ट को क्लोज कर दें और राइट से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाल देंगे। वापस राइट से पूरी श्वास भरेंगे और लेफ्ट साइड से पुनः श्वास को बाहर की तरफ निकाल देंगे। इस प्रकार से एक चक्र नाड़ी शोधन का पूरा हुआ। श्वास भरने और छोड़ने का जो प्रोपोर्शन है वो इक्वल होना चाहिए। अगर आप 5 सेकंड में श्वास को भर रहे हैं तो 5 सेकंड में ही श्वास को खाली कीजिए, और अगर 10 सेकंड में सांस भर रहे हैं तो 10 सेकंड में ही श्वास को खाली कीजिए। 1:1 का रेशियो प्रारंभिक अवस्था के लिए उपयुक्त है, लेकिन अगर आप एडवांस प्रैक्टिशनर हो चुके हैं और लंबे समय तक आपने नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम का अभ्यास किया है तो आप इसके रेशियो को 1:2 तक भी ले जा सकते हैं। अर्थात अगर आपने 5 सेकंड में श्वास भरा है तो आप 10 सेकंड में श्वास को खाली कर सकते हैं। अगर नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम के लाभ की चर्चा की जाए तो यह हमारे शरीर की संपूर्ण नस नाड़ियों की शुद्धि करता है तथा साथ ही साथ हमारे ऑक्सीजन के लेवल को भी बढ़ाता है। ये उन लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है जिनको किसी भी प्रकार का हार्ट से संबंधित कोई समस्या है या किसी भी प्रकार का कार्डियक ऑटोनोमिक रेगुलेशन में कोई प्रॉब्लम है। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों नर्वस सिस्टम के हाइपर स्टिमुलेशन और हाइपो स्टिमुलेशन दोनों को ही बैलेंस करता है यह प्राणायाम। ये प्राणायाम पूरे शरीर को तरोताज़ा और नया बनाता है, साथ ही साथ हमारी वाइटैलिटी को बढ़ाता है और स्ट्रेस के लेवल को भी कम करता है। एंजाइटी जैसे कंडीशन में भी यह प्राणायाम विशेष रूप से उपयोगी और लाभकारी है। मन की शांति और एकाग्रता की वृद्धि में भी यह आसान, लाभकारी और गुणकारी है। यह प्राणायाम का अभ्यास वो लोग विशेष रूप से करें जिनको किसी भी प्रकार के कफ से संबंधित कोई समस्याएं हैं। इस प्राणायाम का अभ्यास करने से शरीर में बढ़े हुए एक्सेस कफ में कमी आती है। अगर नुकसान की चर्चा की जाए तो इस प्राणायाम को करने से कोई विशेष सावधानी या कोई विशेष नुकसान नहीं है। हाँ, इस बात का ध्यान जरूर रखें कि इस प्राणायाम को करने में बहुत जोर से श्वास न लें या फिर बहुत स्ट्रेन सांसों पे या मसल्स पे न आने दें। बहुत जोर से श्वास लेना, बहुत जल्दीबाजी में सांस लेना नुकसानदायक हो सकता है तथा साथ ही साथ इस प्राणायाम का अभ्यास किसी भी योगाचार्य की निगरानी में करें। प्राणायाम के क्रम में अगला प्राणायाम है शीतली प्राणायाम। तो आइए जानते हैं कैसे करें इसका अभ्यास। इसके लिए सबसे पहले कंफर्टेबली इस प्रकार से वायु मुद्रा या फिर ज्ञान मुद्रा का चयन करते हुए आराम से बैठ जाएं। दोनों हाथ को घुटने पर रखें, आंखों को बंद कर लें। आंखों को बंद करने के बाद जिह्वा को बाहर निकालें, टंग को थोड़ा आउट स्ट्रेच करें, टंग को थोड़ा स्ट्रेच आउट करें। इसके बाद दोनों तरफ से हल्का सा प्रेशर देते हुए टंग को फोल्ड करें और प्रणाली की आकार का, नली के आकार का नली नुमा अपने जिह्वा की आकृति को बनाएं। इसके बाद मुंह से धीरे धीरे करके श्वास को जिह्वा के स्पर्श से भरने का प्रयास कीजिए। जब पूरी तरीके से श्वास भर जाए तो जिह्वा को अंदर कर लें। फिर उसके बाद धीरे धीरे दोनों नॉस्ट्रिल से श्वास को बाहर की तरफ छोड़ें। शीतली का यह एक राउंड पूर्ण हुआ। इसी प्रकार से अगले 4 राउंड और शीतली का अभ्यास करेंगे। अगर शीतली के लाभ की चर्चा की जाए तो जैसा इसका नाम है ठीक वैसा इसका काम भी है। यह प्राणायाम पूरे शरीर में शीतलता ले आता है, ठंडक ले आता है। अर्थात गर्मी के दिनों में यह प्राणायाम विशेष रूप से गुणकारी और लाभकारी है। और जैसा कि आप सभी जानते भी हैं कि योग दिवस भयंकर गर्मी के सीजन में भारत महाद्वीप में पड़ता है, तो ऐसी स्थितियों में शीतली प्राणायाम विशेष रूप से लाभकारी और गुणकारी उनके लिए है जिनको खूब गर्मी लगती है, भयंकर गर्मी लगती है, सामान्य लोगों से जिनको ज़्यादा गर्मी लगती है। साथ ही साथ इस प्राणायाम को करने से हमारे डाइजेशन के लिए भी ये उपयोगी है। पित्त की जितनी भी समस्याएं हैं वो सारी समस्याएं शीतली प्राणायाम से ठीक होती हैं।
साथ ही साथ इस प्राणायाम का अगर आप अभ्यास करते हैं तो आपका हाई बीपी भी कंट्रोल होता है। अर्थात जिनको हाई बीपी की समस्या है वो इसे जरूर करें। इस प्राणायाम को वो लोग जरूर करें जिनका मुंह बार बार सूखता है, अर्थात जिनको बार बार प्यास लगती है, जरूरत से ज़्यादा प्यास लगती है या फिर ज़रूरत से ज़्यादा भूख लगती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको ये फीलिंग आती है कि दिन भर उन्हें भूख लग रही है, दिन भर उन्हें कुछ न कुछ खाने का मन करता है, कुछ न कुछ पीने का मन करता है। ऐसे लोगों के लिए शीतली का अभ्यास विशेष रूप से लाभकारी और गुणकारी है। इस प्राणायाम का अभ्यास करने से जितने भी प्रकार के स्किन की समस्याएं हैं जो कि पित्त जनित होते हैं, उन सब में भी विशेष रूप से लाभ होता है। साथ ही साथ यह प्राणायाम आंखों की समस्या के लिए भी विशेष रूप से लाभकारी और गुणकारी है। स्प्लीन से संबंधित समस्या या फिर जिनको पेट में गुल बनता हो, गोला बनता हो, ऐसे लोगों के लिए भी यह प्राणायाम विशेष रूप से लाभकारी और गुणकारी है। अगर सावधानी की बात की जाए तो इस प्राणायाम का अभ्यास उन लोगों को नहीं करना चाहिए जिनके शरीर में अत्यधिक कफ बढ़ा हुआ है या फिर जिनके शरीर में टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम है, अत्यधिक कोल्ड है या फिर अस्थमा की समस्या है, ब्रोंकाइटिस की समस्या है। ये कफ जनित जितने भी प्रकार के रोग हैं उसमें यह प्राणायाम नुकसानकारी हो सकता है, तो ऐसे लोगों को इस प्राणायाम को अवॉइड करना चाहिए। तथा साथ ही साथ अत्यधिक लो बीपी की अवस्था में भी इस प्राणायाम का अभ्यास ना करें। वो लोग जो अत्यधिक ठंड प्रदेश में रहते हैं और ठंड से जिनको एलर्जी है, ऐसी कंडीशन में भी इस प्राणायाम को अवॉइड करना चाहिए। जिनको थ्रोट इन्फेक्शन हो रखा है उन्हें भी इस प्राणायाम को नहीं करना चाहिए। योग प्रोटोकॉल के प्राणायाम के क्रम में आखिरी प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। तो आइए जानते हैं इसका अभ्यास कैसे करेंगे। यह प्राणायाम 2 टेक्निक से किया जाता है। सर्वप्रथम हम पहले टेक्निक के बारे में जानेंगे, जिसमें अपने दोनों हाथ को इस तरीके से गोद में एक के ऊपर एक रखेंगे, कमर गर्दन सीधी रखेंगे, आंखें बंद रखेंगे, एक लंबी गहरी श्वास लेंगे और भौरे के समान गूंज उत्पन्न करते हुए श्वास को छोड़ेंगे कुछ इस प्रकार से। पुनः एक बार लंबी गहरी श्वास लें और पुनः इस आवाज को उत्पन्न करें। इस प्रकार से यह अभ्यास 2 बार हुआ। आप इस अभ्यास को 5 से 7 बार तक बढ़ा सकते हैं और अगर आपके पास अतिरिक्त समय हो तो और भी ज़्यादा राउंड्स इसके किए जा सकते हैं। आइए जानते हैं कि इसकी दूसरी टेक्निक क्या है। इसकी दूसरी टेक्निक में षण्मुखी मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। षण्मुखी मुद्रा के लिए अंगूठे से कान को बंद कर लेंगे, इंडेक्स फिंगर को आईज के ऊपर रखेंगे, मिडिल फिंगर को नोज के पास रखेंगे, रिंग फिंगर को अपने होठ के पास रखेंगे और लिटिल फिंगर को अपने होठ के नीचे रखेंगे। कुछ इस प्रकार से इस मुद्रा का अभ्यास किया जाता है। अब प्रारंभिक टेक्निक के दौरान जैसा हमने भ्रमर का गूंज उत्पन्न किया था, ठीक वैसी ही गूंज हमें इसमें भी उत्पन्न करनी है। षण्मुखी मुद्रा पुनः एक बार लगाएं और भौरे के समान गूंज उत्पन्न करें। इस प्रकार से इस प्राणायाम का ये 2 राउंड 2 चक्र पूरा हुआ। आप इसको 5 अतिरिक्त चक्र भी कर सकते हैं। इस प्रकार से ये 2 अलग अलग टेक्निक के साथ भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास पूर्ण हुआ। अब आइए जानते हैं इसके लाभ के बारे में। भ्रामरी प्राणायाम वैसे लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी और गुणकारी है जिनको स्ट्रेस से संबंधित कोई प्रॉब्लम है। साथ ही साथ एंजाइटी,
एंगर और हाइपर एक्टिविटी, ऐसे बच्चे जो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, इतना ज़्यादा एक्टिव होते हैं कि परिवार वालों के लिए वो एक समस्या बन जाते हैं, ऐसे बच्चों को भी भ्रामरी का अभ्यास जरूर कराइए। भ्रामरी प्राणायाम हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को काम करता है तथा साथ ही साथ ये एक ट्रैंक्विलाइजर है, अर्थात मन को शांत करने के लिए, मूड को शांत करने के लिए, शरीर को शांत करने के लिए, सांसों की स्थिति को नॉर्मलाइज करने के लिए, इन सब के लिए एक ट्रैंक्विलाइजर का कार्य करता है भ्रामरी प्राणायाम। इस प्राणायाम की अगर बात की जाए ध्यानात्मक पहलुओं को देखते हुए, तो यह प्राणायाम तुरंत ही एकाग्रता की स्थिति तक ले जाता है, अर्थात इस प्राणायाम का अभ्यास करने से कंसंट्रेशन लेवल काफ़ी हाई हो जाता है तथा हम किसी भी मेडिटेटिव पोज के लिए सज्ज हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। इस प्राणायाम का अभ्यास आप मेडिटेशन से पूर्ववर्ती प्राणायाम के रूप में जरूर करें, इससे आपको ध्यान में विशेष रूप से लाभ मिलेगा। अगर इस प्राणायाम की सावधानी की बात की जाए तो जिनको नोज या ईयर इन्फेक्शन है, ऐसे लोग इस प्राणायाम का अभ्यास ना करें। बाकी सारी स्थितियों में इस प्राणायाम का अभ्यास किया जा सकता है। खास करके प्रेगनेंसी के टाइम पे इसका अभ्यास अगर आप करते हैं तो उस समय मन शांत रहेगा और एक्स्ट्रा जो आपको अवसाद हो रहा है या एक्स्ट्रा स्ट्रेस की स्थिति जो आ रही है उसमें काफ़ी राहत आता हुआ आपको महसूस होगा। सारे आसन और प्राणायाम की समाप्ति के बाद योगा प्रोटोकॉल के अंतिम चरण में चलते हैं और करेंगे अब हम ध्यान का अभ्यास। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से, किस मुद्रा में और कैसा बॉडी पोस्चर के साथ हमें ध्यान में पहले बैठना है। पहले हम इसके बारे में जानते हैं। ध्यान के लिए सिंपली आप किसी भी एक प्रकार के मेडिटेटिव पोस्चर में बैठ सकते हैं। ये पद्मासन हो सकता है, सुखासन हो सकता है, अर्ध पद्मासन हो सकता है, सिद्धासन हो सकता है या अन्य कोई पोस्चर जिसमें आप कंफर्टेबली थोड़े देर के लिए बिना हिले डुले बैठ सकते हैं। उसके बाद अपने एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर रखें, अर्थात एक हथेली को दूसरे हथेली के ऊपर रखें और अपने मणिपुर चक्र से अर्थात नाभि से थोड़ा नीचे इन दोनों को प्लेस कर दें। आंखों को बंद कर लीजिए। थोड़े देर के लिए आंखें बंद करके कमर गर्दन सीधी करके इसी अवस्था में बने रहेंगे। ध्यान के लिए ये सबसे सुगम स्थिति और अवस्था है। इस प्रकार से अगर बैठ कर के आप ध्यान करते हैं तो काफी लंबे समय तक ध्यान का अभ्यास कर पाएंगे। इस प्रकार से ध्यान की अवस्था में बैठ कर के पूरे शरीर में एक शिथिलता की अनुभूति कीजिए। पूरे शरीर को शांत, शिथिल, सहज छोड़ दें। शरीर में कहीं पे भी किसी भी प्रकार का कोई खिंचाव, तनाव या दबाव की स्थिति नहीं होनी चाहिए। पूरे शरीर में शिथिलता, सहजता की स्थिति, सहजता की भावना। अपने आईब्रो सेंटर के पास जब आपका शरीर शिथिल हो जाए तब अपने आईब्रो सेंटर के पास बंद आंखों से देखने का प्रयास कीजिए। बहुत जोर जबरदस्ती के साथ देखना नहीं है, बल्कि पूरी सुगमता और स्थिरता के साथ देखना है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पे विजुअलाइजेशन की स्थिति पूर्ण हो जाने के बाद अब अपने ध्यान को धीरे धीरे करके अपनी सांसों के ऊपर लेकर के आएंगे और आती जाती हुई सांसों का ध्यान करेंगे। आ रही श्वास और जा रही श्वास को दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से देखना है। सांसों की गति में अपने तरफ से कोई परिवर्तन नहीं करना है। लगातार आती जाती हुई सांसों को बस केवल देखना है। सांसों को देखते देखते आपको यह अनुभूति होगी कि जैसे श्वास ही आपका स्वरूप होते जा रहा है, श्वास ही आपका अस्तित्व बनते जा रहा है। आप और श्वास में कोई अंतर नहीं, कोई भेद नहीं। स्वयं को स्वयं में स्थिर होता हुआ महसूस कीजिए। स्वयं को स्वयं में डुबोते हुए स्वयं के अस्तित्व को उस आध्यात्मिक सत्ता के अस्तित्व से मिलाने का प्रयास कीजिए। संपूर्ण ब्रह्मांड का यूनिफिकेशन जैसे आपके सांसों में होते जा रहा है। संपूर्ण सृष्टि
जैसे आपके सांसों के स्वर के माध्यम से लयबद्ध होते जा रही है। ऐसी स्थिति और ऐसी अवस्था में थोड़ी देर के लिए और बैठे रहें। अपने आप को पूर्ण रूप से मेडिटेटिव स्टेज में ले जाइए। स्वयं को भुला करके कंप्लीट मेडिटेटिव स्टेज को ग्रहण करने का प्रयास करें। थोड़ी देर के लिए इसी अवस्था में बने रहेंगे। थोड़ी देर के पश्चात धीरे धीरे अपनी चेतना को वापस प्रारंभिक स्थिति और अवस्था में ले आएंगे। बाहरी दुनिया के प्रति सजग हो जाएं। दोनों हाथ की हथेलियों को ऊपर उठा करके आपस में घर्षण कीजिए। जब हथेलियां थोड़ी सी गर्म हो जाए तो इसकी गर्माहट को अपनी आंखों पे लगाएंगे। थोड़ी देर के लिए पाल्मिंग का ये अभ्यास करेंगे। धीरे से अपनी आंखों को हथेलियों के अंदर ही खोल लें। अब इस प्रकार से यहाँ पे ध्यान का अभ्यास पूर्ण हुआ तथा अब इसके लाभ की अगर हम चर्चा करें तो हम पाएंगे कि ध्यान का अभ्यास करने से पूरे शरीर में एक शिथिलता की भावना आ जाती है, सहजता की भावना आ जाती है। जितने भी प्रकार के नकारात्मक विचार हैं वो सारे के सारे दूर हो जाते हैं। किसी भी प्रकार की मानसिक वेदना जैसे एंगर, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, फियर और जितने भी नकारात्मकताएं हैं वो सब के सब दूर हो जाती हैं। ध्यान का अभ्यास करने से मन शांत होता है, शरीर शांत होता है, सांसें लयबद्ध होती हैं और पूरा का पूरा मेटाबॉलिक रेट बैलेंस हो जाता है। इसका लगातार अभ्यास करने से कंसंट्रेशन में वृद्धि होती है तथा साथ ही साथ मेमोरी में भी वृद्धि पाई जाती है। जब आप ध्यान का अभ्यास करते हैं तो आपके थॉट में क्लैरिटी आती है, आपका विल पावर मजबूत होता है। पूरे शरीर के रेजुविनेशन के लिए आप ध्यान का अभ्यास प्रतिदिन कर सकते हैं तथा ध्यान का अभ्यास सेल्फ रियलाइजेशन तक भी पहुंचाने में एक बहुत बड़ा माध्यम और सीढ़ी बन सकता है। इसलिए प्रतिदिन आप थोड़ा थोड़ा करके अपने डेली रूटीन में, अपने डेली लाइफ स्टाइल में ध्यान के अभ्यास को शामिल कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे योगा डे के प्रोटोकॉल, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भारत सरकार का प्रोटोकॉल है, वह पूर्ण हुआ। उम्मीद करता हूँ कि यह प्रोटोकॉल आपके योग दिवस के योग के जर्नी के लिए विशेष रूप से उपयोगी और लाभकारी होगा। अगर इस अभ्यास को करने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी या असावधानी आपको महसूस होती है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में हमें यह जानकारी दें, जिससे कि उन परेशानी और उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हम नया वीडियो बना सकें। तो आज के सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। आप सभी को नमस्ते।